फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर है जूलॉजी का, पेपर नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड बायोस्टैटिक। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है बायोटेक्नोलॉजी, उसको देख लेते हैं। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल इरैकी इन 1970। 1917 में जो साइंटिस्ट हैं कार्ल इरैकी, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। देन फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो आपके फादर हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उनका नाम है पाउल बर्ग। इन्होंने क्या था, इन्होंने एसवी वायरस, एक आपका वायरस है, उसके जीन्स को आपके बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा लिया था। सबसे पहले इन्होंने एसवी वायरस के जीन्स को उठाया और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा दिया। देन उसके बाद देख लेते हैं आपका जो पहला चैप्टर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recombinant DNA technology is a process in which a segment of DNA from one organism is removed. इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को रिमूव किया जाता है एंड इज मेड टू कंबाइन विद द डीएनए फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज। और उस रिमूव डीएनए को किसी अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो सेम स्पीसीज़ का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज़ का भी हो सकता है। ये डीएनए का रिमूव और इंसर्ट कराना, ये पूरी टेक्निक आपकी कहलाती है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस पूरे प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड हेट्रोलोगस डीएनए, और जो ये डीएनए फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हेट्रोलोगस ऑफ डीएनए। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, दो डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए एक साथ मिले हुए हैं। एंड सच जीन्स इज कॉल्ड काइमेरिक जीन्स, और ये जीन्स जो परफॉर्म बने हुए हैं इनको बोलते हैं काइमेरिक जीन्स। द मेन फीचर्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इन विट्रो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें होता क्या है, लेबोरेटरी के अंदर क्या डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद डिस्कवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कुछ डिस्कवरी हुई है जिस वजह से जो ये आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये पॉसिबल हुई है। अगर ये डिस्कवरी ना होती तो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं थी। तो कुछ डिस्कवरी देख लेते हैं जिसकी वजह से आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। पहला है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। इसको हम डीपली भी पढ़ेंगे, इन सारी टर्म्स को हम डीपली एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन इन विट्रो कंडीशन। आप आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर जीन्स को सिंथेसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम्स की डिस्कवरी के कारण भी ये आपका पॉसिबल हुआ है आरडीटी, जैसे पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियोस, इनकी वजह से। देन उसके बाद जीन स्प्लाइसिंग। जीन स्प्लाइसिंग जो डीएनए होता है उसमें दो तरह के आपके सेगमेंट्स होते हैं, नॉन कोडिंग एंड कोडिंग, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका जीन क्लोनिंग टेक्निक्स, और कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप जीन्स की क्लोनिंग कर सकते हैं, जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आपने हेडिंग्स पढ़ी हैं पाँच के पाँच, इनको आप डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो देख लेते हैं क्या होता है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। द ट्रू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन easily separated on heating by breakdown of hydrogen bond between their nitrogenous bases. This process is called denaturation. देखो denaturation में होता क्या है, जैसे आपका जो डीएनए है उनके सेगमेंट, जैसे ये पूरा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों सेगमेंट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। यही अगर हम रीनेचुरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, एंड ऑन कूलिंग द टू complementary strands reunion and to form double stranded DNA. This process is called renaturation, and due to this property single stranded segment of different sources can join, and this process is called annealing. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनीलिंग। देखो डीनेचुरेशन तो आप क्या समझा है कि आपने जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको हीट किया और उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया, जो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन होगी। देन अब रीनेचुरेशन में क्या होता है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है अगर आप उनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो दोबारा क्या हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में
चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सोर्स ऑफ डीएनए को किसी अदर सोर्स ऑफ डीएनए के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए किसी अदर ऑर्गेनिज्म का है, ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म का है, हम इनको अगर कूल करें तो आपको दोबारा फिर क्या मिल सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बट यहाँ पर जो डीएनए आपने इस्तेमाल किया है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका एनहीलिंग कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, जब दो डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए एक साथ मिल जाए। तो पहली टर्म आपको क्लियर है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, सेकंड प्रॉपर्टी जो डीएनए की है वो है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। कि जो जीन्स हैं उनमें ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उनको आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस पे जो काम किया था वो आपके इंडिया के ही आपके साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपके आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर जीन्स को लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर किया था। तो पढ़ते हैं, सिंथेसाइज ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन्स भी कौन से, जो कि क्या कर रहे थे आपकी टायरोसिन टीआरएनए, इन्होंने क्या करा था, टीआरएनए की जीन्स को सिंथेसाइज किया था, किसमें, लेबोरेटरी के अंदर, इन विट्रो कंडीशंस। तो उसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम में देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। The restriction endonuclease are the enzyme that recognize specific nucleotide sequence in DNA and cleave the DNA double helix। देखो आपका जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका काम, इसको अगर आप बोलें तो बायो के लैंग्वेज में इसको मॉलिक्यूलर सीजर का नाम भी दिया जाता है। ये क्या करता है, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा और देन वहाँ पे कट लगाता है डीएनए डुप्लेक्स में। उसके बाद आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है आपकी जीन स्प्लाइसिंग और आइसोलेशन ऑफ DNA। Several methods are used to splicing और isolation of DNA। बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, जीन स्प्लाइसिंग या फिर आइसोलेशन ऑफ DNA। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA बाय क्लीविंग एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले क्या करते हैं हम, आपका जो DNA का जो पूरा सेगमेंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन उसके बाद आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। देन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है। देन उसके बाद आप cDNA भी, जैसे कोई mRNA है, जिसकी बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका RNA, तो आप RNA से भी DNA को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फिफ्थ जो आपकी टेक्निक है, जिसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये RDT पॉसिबल हुआ है, वो है आपकी जीन क्लोनिंग। इन gene cloning, the restriction enzyme digested the target DNA and ligate into vector and insert into a suitable host for cloning। देखो जीन क्लोनिंग में क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो भी डिज़ायर्ड जीन आपको चाहिए होते हैं उनको क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, और उस जीन को आप क्या करेंगे, अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, या वेक्टर के हेल्प से उसको क्या करेंगे, अपने सूटेबल होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे और आपके जो जीन्स आपने डाले हैं वो क्या करेंगे, हम क्लोनिंग करेंगे। देन उसके बाद आपके टूल्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए। द 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दीज आर एज फॉलोज। 3 बायोलॉजिकल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए में करते हैं टेक्नोलॉजी में। पहला है आपका एंजाइम, फर्स्ट आपका है एंजाइम, सेकंड है वेक्टर और थर्ड है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। ठीक है, ये तीनों चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी इनको एक एक करके देखने वाले हैं। एंजाइम्स, सबसे पहला आपका है एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सच एज। आपको बहुत अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला है लाइसिस एंजाइम। लाइसिस एंजाइम, अगर आपको किसी सेल से डीएनए लेना है तो सबसे पहले उस सेल को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तभी तो आप न्यूक्लियस के अंदर से क्या ले सकते हैं, अपने डीएनए को निकाल सकते हैं। तो लाइसिस एंजाइम क्या करता है, दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू ओपन द शेल टू गेट डीएनए फॉर द एक्सपेरिमेंट।
ये सबसे पहले करेगा क्या, जो शेल वॉल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए चाहिए होता है उसको आप ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट के। लाइसोजाइम इज़ यूजुअली टू डिजोल्व द बैक्टीरियल शेल वॉल। ये क्या करता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया, अगर आपको बैक्टीरिया का जीन्स चाहिए तो आप लाइसोजाइम का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की शेल वॉल को डिजोल्व करें। एंड इन प्लांट शेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो आप प्लांट्स होते हैं उनकी जो शेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड द एंजाइम सेल्यूलेज, तो यहाँ लाइसो जो एंजाइम है वो सेल्यूलेज है, जो कि आपकी जो प्लांट की शेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करेगा। एंड सेल्यूलोज एंड इज़ यूज्ड एंड इन फंजाई द शेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अगर हम यहाँ फंजाई से अगर हमको डीएनए चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो उसकी शेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो एंजाइम यहाँ क्या काम करेगा आपका, काइटिनेज। देन उसके बाद सेकंड एंजाइम है, सेल वॉल आपने तोड़ दी, अब आप क्या करेंगे, अब न्यूक्लियस में आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स का आपको काटना है, क्योंकि आपको सारे जेनेटिक मटेरियल की तो ज़रूरत नहीं है, तो आपको थोड़े बहुत जितना भी आपको डिज़ायर सीक्वेंस चाहिए तो वहाँ से काटने में आपका मदद करता है क्लीवेज एंजाइम, या फिर उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस एंजाइम इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, मतलब ये आपका जेनेटिक इंजीनियर में कैंची की तरह काम करता है। दिस एंजाइम आर यूज्ड टू क्लीव और ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल एंड दे बिलोंग्स टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज़ न्यूक्लियसेस। जो आपका ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको क्लीव करता है किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से। ये एक आपकी क्लास है एंजाइम की, न्यूक्लियस, ये वहाँ से बिलोंग करता है। आपके 3 टाइप के क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है एक्सोन्यूक्लियसिस, देन सेकंड है एंडोन्यूक्लियसिस एंड थर्ड है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस। तो एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट है एक्सोन्यूक्लियसिस, तो उसको देख लेते हैं। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स आइदर 3' और 5' ऑफ डीएनए इन वन स्ट्रैंड ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये आपका डीएनए का ऐसे सेगमेंट है, तो अगर आपको टर्मिनल एंड से क्या चाहिए, डीएनए का सेगमेंट चाहिए, तो आपका जो एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस। दे मेक cut at specific position within the DNA. This enzyme don't cleave the end of DNA duplex. ये जस्ट आपका एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस के अपोजिट है। एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड से कट कर रहा था, ये आपका डीएनए के अंदर से कट लगाएगा। अगर आपको जो स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए के अंदर से चाहिए तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको वहीं से कट लगाता है। देन उसके बाद आपका थर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वर्नियर आर्बर। आपके साइंटिस्ट हैं वर्नियर आर्बर, सबसे पहले इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी 1962 में। दे एक्ट एज द मॉलिक्यूलर सीजर, अगर बेसिकली जो माना जाए यही मॉलिक्यूलर सीजर एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक और टारगेट पॉइंट रिकॉग्नाइज बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये जो आपका जो ये एंजाइम है जिन्हें वर्नियर आर्बर ने डिस्कवरी की थी, ये क्या करता है, डीएनए की बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट लगाएगा। सबसे पहले ये करता क्या है, अगर डीएनए का जो आपका पूरा सेगमेंट है वहाँ पर क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जब किसी डीएनए के आप सीक्वेंस को 3' से 5' की तरफ रीड करते हैं तो वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जब भी किसी को 3' से 5' की तरफ आप रीड करेंगे तो वो आपको क्या मिले, सेम मिले। इस टाइप के सीक्वेंस को आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा डीएनए के अंदर, देन उसके बाद उसको कट लगाता है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट उसके बाद आपका थर्ड एंजाइम है लाइगेज। आपने शेल वॉल भी ब्रेक डाउन कर ली, आइसोलेट भी कर लिया डिज़ायर डीएनए, अब क्या करते हैं लाइगेज एंजाइम जो चिपकाएगा आपका जो डीएनए। जॉइनिंग और सीलिंग एंजाइम, इसको सीलिंग एंजाइम या फिर जॉइनिंग एंजाइम भी बोला जाता है। दीज एंजाइम आर जेनेटिक गम, और इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक गम। ठीक है, ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है।
These seal or join together the end of foreign DNA and vector DNA ligase are present in both prokaryote and eukaryote cells. जो आपका जो ये लाइगेज है, डीएनए लाइगेज, ये करता क्या है, जो डीएनए आपने क्या किया है, जो डिज़ायर डीएनए सेगमेंट को आपने रिमूव किया है, उसको क्या करता है, जो आपका वेक्टर है उसके साथ क्या करता है, लाइगेट करता है, चिपकाता है यहाँ, ठीक है। और ये जो आपका जो एंजाइम है ये दोनों शेल्स में मिलेगा, चाहे आपकी प्रोकैरियोटिक शेल्स हैं चाहे यूकैरियोटिक शेल्स है, दोनों शेल्स के अंदर ये एंजाइम मिलता है। थर्ड आपका सेकंड जो टूल है आपका वो है क्लोनिंग वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो देख लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। फॉर ट्रांसफरिंग एंड क्लोनिंग ए फॉरेन डीएनए और जीन्स इन ए सुटेबल होस्ट और इन बैक्टीरियम सम वेक्टर आर कैरी डीएनए इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको कुछ वेक्टर या कुछ वहीकल की ज़रूरत पड़ती है, जो डिज़ायर डीएनए आपने निकाला है उसको जिस भी जीन्स में, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको एक वेक्टर चाहिए होता है, एक वहीकल चाहिए होता है। तो यहाँ पर कुछ वहीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे। द फॉरेन डीएनए इज़ इंसर्ट इनटू द वेक्टर फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और कुछ वेक्टर हैं जैसे कि आपका प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, इन सब को आप क्या करते हैं, एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद किसी होस्ट सेल जिसके अंदर आपको उस डिज़ायर डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करनी होती है। तो देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ए सुटेबल होस्ट सेल इज़ रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक सुटेबल होस्ट मतलब आपको एक ऐसा होस्ट चाहिएगा जो आपके जो डिज़ायर टारगेट जीन्स है उनकी मल्टीपल कॉपी आपको दे। तो वहाँ पर आप कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली बैक्टीरियल शेल, वायरल शेल एंड एनिमल और प्लांट शेल आर यूज एज ए होस्ट सेल, क्योंकि आपको पता है वायरस बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत हाई होती है, तो आप इनका एज ए कॉम्पिटेंट होस्ट सेल इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा है, कुछ डिस्कवरी पढ़ी है, देन उसके बाद आपने कुछ एंजाइम्स पढ़े हैं जिसका आरडीटी में इस्तेमाल करते हैं। होस्ट सेल हमने टूल्स पढ़ लिए हैं, टेक्निक्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। किस तरीके से आप पूरी आरडीटी को परफॉर्म करते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फ्लोइंग स्टेप। सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। आप क्या करेंगे, क्लीव करेंगे, आपको जो भी टारगेट जीन्स चाहिए हैं उसको सबसे पहले आपको फॉर्म करना है। सेवरल टेक्निक आर रिक्वायर्ड टू आइसोलेट और सिंथेसिस द डिज़ायर्ड जीन्स और डीएनए फ्रेगमेंट। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ डिज़ायर्ड जीन्स या फिर डीएनए के सेगमेंट को फॉर्म करना है। उसके लिए भी कुछ प्रोसेस हैं, देख लेते हैं। डीएनए क्लीविंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। या तो आपको जो जीन्स हैं जो चाहिए आपको उसको क्या कर ले, किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेल के अंदर से आइसोलेट कर ले बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो करते क्या है, द डिज़ायर segment of DNA from eukaryotic genome are cut by the restriction enzyme. In many cases, the desired DNA fragment is isolated from the genomic library or gene bank. कई बार क्या होता है, जो हमें डिज़ायर्ड DNA जो हमें चाहिए वो हमें जीनोमिक लाइब्रेरी से भी और ये जीन बैंक से भी मिल जाते हैं। नहीं तो फिर दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है वो पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। जो जीन्स आपको चाहिए उसकी आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हरगोविंद खुराना है जिन्होंने क्या कर लिया था, जीन्स को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया था। तो इट इज़ केमिकल असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू शॉर्ट स्टैंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हैविंग 10 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। आप केमिकली असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को असेंबल करके आप 10 से 1000 तक के न्यूक्लियोटाइड्स को लेबोरेटरी के अंदर फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो ये आपने आर्टिफिशियली जो बनाए हैं उनको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि केमिकली आपने बनाए हैं। उसके बाद थर्ड क्या स्टेप है आपका, आप या तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट हमें उसे डीएनए के फॉर्म में चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दिस मैथड mRNA ऑफ द डिज़ायर प्रोटीन इज़ यूज एज ए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज। कई बार हमें आरएनए ही चाहिए, मतलब हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, बट हमें वहाँ पे चाहिए क्या होता है,
डीएनए, तो हम उस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट्स डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। तो देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फ्लोइंग स्टेप। मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहला है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। आपको जो डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको जनरेट करने के लिए उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सेवरल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू आइसोलेट और सिंथेसिस द टारगेट या फिर डिज़ायर्ड जीन्स और द डीएनए फ्रेगमेंट्स। दीज आर, सबसे पहला स्टेप है आपका डीएनए क्लीव बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से अपना जो पर्टिकुलर डीएनए है उसको क्लीव करेंगे या फिर आइसोलेट करेंगे डीएनए का। द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रॉम द यूकैरियोटिक जीनोम आर कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कोई जीनोम है, यूकैरियोटिक का जीनोम है, आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको कट करके जो भी आपको डिज़ायर्ड डीएनए के सीक्वेंस चाहिए उसको रिमूव कर लेंगे। इन मैनी केसेस द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी। और कई बार ऐसा होता है जो डिज़ायर्ड डीएनए आपको चाहिए होता है वो हमारे अंदर हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी में मौजूद होता है या फिर जीन बैंक में, तो हम वहाँ से उसको आइसोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा क्या प्रोसेस है जिससे आप डीएनए फ्रेगमेंट को जनरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। It is a chemical assembly of nucleotide in short strand of DNA fragment having 10 to 1,000 nucleotide. These small fragments are called oligonucleotides. कई बार क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर केमिकली असेंबल किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। मतलब न्यूक्लियोटाइड को लेबोरेटरी के अंदर क्या करा जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट बनाए जाते हैं इन विट्रो कंडीशन में। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये 10 से 1000 तक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। इन शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो तरीका है जिससे आप डिज़ायर्ड डीएनए ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस। कई बार होता क्या है, हमारे पास जो डिज़ायर्ड जो हमें डीएनए चाहिए होता है वो एमआरएनए की फॉर्म में होता है, तो हम उस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। इन दिस मेथड एमआरएनए ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन इज़ यूज्ड एज ए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी-डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आर डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज। तो हम क्या करते हैं, उस एमआरएनए से क्या बनाते हैं, सी-डीएनए बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो उल्टा चलता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है, यहाँ एमआरएनए से डीएनए बनाया जा रहा है, और तो उसके लिए भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद देख लेते हैं, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एच टाइमन एंड डी बैल्टीमोर। साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कवर किया था। उसके बाद आपने क्या कर लिया, डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट करा। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको अपने व्हीकल में इंसर्ट कराएंगे। द वेक्टर इज कट open with the help of restriction endonuclease and the foreign DNA and desired DNA is inserted into the vector and cut and are then sealed या फिर ligated by DNA ligase। और जो अब आपने क्या किया, जो सर्कुलर डीएनए है उसको उसके एंड को कट किया और वहाँ पर अपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद उनको जो चिपकाने का काम करता है मॉलिक्यूलर ग्लू, वहाँ पर डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे। अब जो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, अब आप उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थर्ड स्टेप होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल शेल। यहाँ पे आपने होस्ट सेल को एज ए बैक्टीरियल शेल इस्तेमाल किया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दस फॉर्म is then introduced into a suitable host cell or suitable bacterial cell where it can replicate and forms clone। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जैसे जैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी तो ये आपका डिज़ायर्ड डीएनए भी उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा, बहुत सारे क्लोन्स बनेंगे। उसके बाद सिलेक्शन, लास्ट स्टेप होता है आपका फाइनल स्टेप, सिलेक्शन ऑफ क्लोन एंड ट्रांसफॉर्म शेल।
मतलब जो डीएनए आपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जब वो रेप्लिकेट करेगा, ज़रूरी नहीं होता सब सारे क्लोन्स के पास वो डिज़ायर्ड डीएनए जाए। तो आपका नेक्स्ट जो आपका जो काम होता है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म शेल्स। द बैक्टीरियल शेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर सेलेक्टेड। आप उनको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरियल पॉपुलेशन, और देन उनको आपने वहाँ से जब आइसोलेट कर लिया तो देन उनको कल्चर करते हैं फिर फर्दर। इसके बाद इसका पूरा जो डायग्राम है उसकी हेल्प से मैं समझा रही हूँ। एक क्या होता है, डोनर शेल होती है, जहाँ से आप क्या करते हैं, डिज़ायर डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालते हैं। इधर क्या है आपकी, जहाँ बैक्टीरियल सेल है, जहाँ से आपको क्या निकालना है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो आप जब इसको लाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी डीएनए आपका जो डिज़ायर डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको आपने क्या करा, आइसोलेट कर लिया। बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। उधर से आपने क्या करा, बैक्टीरियल सेल से क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल हम व्हीकल की तरह करने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या किया, जो डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको इंसर्ट करा दिया अपने प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर। तो ये जो आपका बनता है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट डीएनए का मिक्सचर है, एक तो आपका डिज़ायर डीएनए और एक आपका प्लाज्मिड डीएनए। उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या आपने क्या करा, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जैसे जैसे होस्ट सेल मल्टीप्लाई करती है तो ये आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी उसके साथ साथ क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्लोन्स बनाएगा। देन उसके बाद जो जीन्स आपने क्या करे हैं, इंट्रोड्यूस कराए हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर, अब वहाँ से क्या होता है आपका, वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। वहाँ से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और देन जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो आपको ऑब्टेन हो। तो ये जितना भी आपने पढ़ा है ये पूरा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था। इसमें हमने टूल्स पढ़े हैं, टेक्निक्स पढ़ी हैं, ठीक है, पूरे स्टेप्स के थ्रू पढ़ा है। तो गाइज़ ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। गाइज़ अगर आपको और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू गाइज़।